हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का ये जो आपका टॉपिक है, दी लास्ट लेसन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 12th की जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट लेसन। अब ये आप इसको थोड़े से सरप्राइज होंगे कि इसका नाम लास्ट लेसन क्यों है, जबकि ये तो फर्स्ट लेसन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट लेसन नहीं है, ये आपके लिए लास्ट लेसन नहीं है, ना ही ये इस बुक का लास्ट लेसन है। इसका नाम लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि ये जो स्टोरी है, लेसन, ये एक हिस्ट्री बेस्ड स्टोरी है, ट्रुथ बेस है। ये 1870 की स्टोरी है जिसमें एक इसमें करेक्टर है मिस्टर हैमल, जो एक फ्रांस के एक स्कूल में फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से लगातार फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक से ऑर्डर मिला उनको कि भाई इसके बाद आपको फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ाना, आज आपका लास्ट है, कल से आपको यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन जब उनको ऑर्डर मिला था तो वो उनका लास्ट लेसन था, यानी आखिरी क्लास थी उनकी वो पढ़ाने की। इसलिए ये चैप्टर का नाम रखा दी लास्ट लेसन। तो ये लास्ट लेसन मिस्टर हैमल का था पढ़ाने के लिए। अब मिस्टर हैमल को ऑर्डर क्यों मिला, कैसे मिला, ये सारी जो बातें अब इस स्टोरी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज ये जो भी पूरा जो लेसन था, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा इस लेसन का जो आपको नहीं पता चले। और हर पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं बीच बीच में हाईलाइट करता रहूंगा जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ये लेसन जिसका नाम है दी लास्ट लेसन। हाउएवर दिस इज फर्स्ट लेसन ऑफ योर बुक फ्लेमिंगो क्लास 12। अब इसकी जो थीम है वो मैं चैप्टर के एंड में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब चैप्टर आप सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि व्हाई दिस थीम हैज बीन चूजन, क्यों ये थीम करेक्ट है इस स्टोरी का। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टोरी। द पर्शियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड फ्रांस इन ईयर 1870। डियर स्टूडेंट्स, जो पर्सिया, जो एक रीजन का नाम था हिस्ट्री में 1870 में, जिसमें कई कंट्रीज उस ग्रुप के अंदर थी, बिस्मार्क उसके हेड थे। उन्होंने 1870 में फ्रांस पर अटैक कर दिया था। ऑल द जर्मन्स स्टूड बाय पर्सियन, फ्रांस वाज डिफीटेड। जर्मनी जो कंट्री थी, जो आज जर्मनी जिसको हम जानते हैं, वो भी पर्सिया के साथ में मिली हुई थी। तो इन सब ने मिल करके फ्रांस को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल्सेक एंड लॉरेन पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट जो थे, दो जो शहर जो थे, ऑल्सेक और लॉरेन, वो दोनों ही पर्शियन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। All teachings of the French language were disallowed in the schools of this district, and French teachers were asked to leave their schools. अब जब उन्होंने ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट ऑल्सेक और लॉरेन, जो फ्रांस की थी, इनको अपने कब्जे में ले लिया फ्रांस को हरा करके, तो उन्होंने बोला जब ये हमारे हो चुके हैं तो अब फ्रांस के तो ये रहे नहीं, तो अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने से क्या फायदा है। इनको हमारी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, पढ़ानी होगी। इनको जर्मनी सीखनी है, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है। इनको सब कुछ, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारा सिस्टम फॉलो करना है जो हमारा हमारा सिस्टम है। तो लैंग्वेज भी हमारी ही इनको सीखनी पड़ेगी। तो उन्होंने रूल ऑर्डर निकाल दिया था कि अब कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जितने भी फ्रेंच टीचर्स हैं उनको यहां से जाना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है आज, ये एक ऐसे स्कूल टीचर का है हु टॉट फ्रेंच इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट में
स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करता था। द स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट लेसन ऑफ द टीचर। ये पूरी स्टोरी उसी टीचर के उस दिन आखिरी जो दिन था उसका उस स्कूल में, क्योंकि उसको पता था, सबको पता था कि कल से यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फ्रेंच के टीचर का कल यहाँ पे क्या काम। तो वो उनका आखिरी दिन था। तो वो जो आखिरी दिन उनका कैसा गुजरा, क्या उन्होंने पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, उसी के बारे में ये लेसन है। दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय ए लिटिल स्टूडेंट नेम्ड फ्रेंच इन द टीचर्स क्लास। वो जो टीचर जो मिस्टर हेमल, उनकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम था फ्रेंच। ये पूरा जो लेसन है उसने नरेट किया है, उसने अपनी लैंग्वेज में नरेट किया है। उसने बताया है कि उस दिन लास्ट दिन जो था मिस्टर हेमल का, उस दिन क्या क्या हुआ था। लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। लिटिल फ्रेंच जो स्टूडेंट था उसको स्कूल जाना था सुबह सुबह उस दिन, जिस दिन आखिरी दिन था हेमल का। तो वो लेट हो रहा था, लेट हो गया था लेट। ही वॉज अफ्रेड द टीचर वुड स्कोल्ड हिम। और वो डरा हुआ था कि मैं लेट हो गया हूं और आज जो मिस्टर हेमल है मेरे टीचर हैं वो मुझे जरूर डांटेंगे। He was also afraid because the teacher was to ask questions on participles and he did not know a word about them. वो उसको डर एक और लग रहा था, जो सबसे बड़ा डर होता है जनरली जो हर स्टूडेंट को होता है जो कम ध्यान देते हैं पढ़ने में, वो भी ऐसा ही था। वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा नहीं था, तो उसको ये डर ये था कि कल सर ने हमको काम दिया था, होमवर्क दिया था, और होमवर्क में क्या दिया था, पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का एक टॉपिक होता है, पार्टिसिपल, उनके रूल्स को लर्न करके आना था। अब वो तो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट लेता ही नहीं था, तो उसने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, उसको कुछ आता भी नहीं था। तो वो डरा हुआ था कि जैसे मैं जाऊंगा तो वो टीचर तो आज जरूर डांटे, एक तो मैं लेट हो रहा हूं और मैंने वो भी लर्न भी नहीं कर रखा, तो आज तो मेरे को डांट पक्की। लिटिल फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। अब ऐसे टाइम पे स्टूडेंट के दिमाग में आ ही जाती है जनरली, तो उसने सोचा कि आज क्यों ना मैं क्लास बंक कर लूं, आज स्कूल ही नहीं जाऊं, आज क्लास में ही नहीं जाता हूं, और ये जो जो टाइम है स्कूल टाइम, इसको बाहर ही स्पेंड कर देता हूं, है ना। ही सॉ द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। उसने देखा कि जो पर्शियन फोर्सेस जो थी, जिन्होंने कब्जा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था दोनों शहरों को, ऑलसेक और लॉरेन को, वो जो फोर्सेस थी पर्सिया की, वो रोड पे ड्रिलिंग कर रहे थे। वॉचिंग देम सीम्ड टू हिम टू बी फार मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब वो जब मन में ये था, जा तो स्कूल रहा है, उधर से वो फोर्सेस जो ड्रिलिंग कर रहे थे उधर, वो भी परेड टाइप में, तो वो भी उनको दिखाई दे रहे थे, तो उसको लग रहा था, उनको देखना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वहां जाऊंगा तो पार्टिसिपल्स के रूल्स सुनाने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और इधर यहाँ पे ये देखने में आनंद आ रहा है। तो उसको ये पर्शियन फोर्सेस की जो ड्रिलिंग जो थी वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि ये बढ़िया है, यहाँ पे इनको देखने, इनको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज्यादा बढ़िया है, बल्कि जबकि वहां स्कूल जाने से तो। However, he hurried off to school. अब उसके दिमाग में ये बात चलती रही, सोचता रहा, लेकिन वो स्कूल के लिए आगे भी बढ़ता रहा और सोचता रहा। On his way, little French passed by the town hall. फिर वो रास्ते में उसको टाउन हॉल मिला, उसके आगे से गुजरा। He saw crowd of people in front of bulletin board. उसने देखा कि टाउन हॉल के आगे जो बुलेटिन बोर्ड, जो नोटिस बोर्ड होता है, जैसे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में नोटिस बोर्ड होता है, तो कोई भी अगर मैसेज देना होता है स्कूल को, तो वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। और उसका पर्पज ये होता है कि भाई जितने भी स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग उस नोटिस को पढ़ लें, है ना। तो ऐसे ही वहां पे टाउन हॉल के आगे बुलेटिन बोर्ड था, एक नोटिस बोर्ड था, जिस पर जो भी उनको खबर, जो भी न्यूज, जो भी मैसेज पब्लिक को देना होता था, पब्लिक को बताना होता था, तो वो वहां पे लिख देते थे।
अब आप तो हम ये जो स्टोरी है वो 1870 की, आज की तो है नहीं, है ना, कि डिजिटल मीडिया का जमाना है, आप कोई भी मैसेज देना है तो डिजिटल मीडिया से दे दो, है ना, बहुत सारे मीडिया है आज तो उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं। तो वो जो भी मैसेज उनको देना होता था गवर्नमेंट को, तो वो क्या करते थे, बुलेटिन बोर्ड पर लिख देते थे ताकि पब्लिक वहां से पढ़ ले। तो उन्होंने भी एक ऐसा ही मैसेज वहां पर लिख दिया था, तो पब्लिक उस मैसेज को वहां पे बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ने के लिए जा रही थी, जिसकी वजह से वहां पे भीड़ लगी हुई थी। वेन लिटिल फ्रेंच रीच्ड हिज स्कूल, जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचा, इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट। तो उसने देखा चारों तरफ सन्नाटा है। देर वर नन ऑफ द यूजुअल नॉइजेज। जनरली जो स्कूल में रोजाना जो जिस तरह का शोर शराबा होता है, जिस तरह की आवाज सुनाई देती है ना, बच्चे थोड़ा शोर शराबा करते हैं, या बच्चों को ग्रुप में सिखाया जाता है, एक जैसे सारे बच्चे टेबल बोल रहे हैं, सारे बच्चे कोई लेसन बोल रहे हैं, कोई पोइम बोल रहे हैं, है ना, तो ये इस तरह की आवाज आती है। कोई टेबल को खींच रहा है, कोई चेयर को खींच रहा है, या फिर कोई टीचर जोर जोर से पढ़ा रहा है, या फिर टीचर बच्चों को चुप कराने के लिए अपनी डेस्क पर अपने रूलर को या स्टिक को बीट करता है, स्ट्राइक करता है। तो ये इस तरह की कॉमन वो नॉइजेज हैं जो जनरली एक स्कूल से आती है। उसके स्कूल से भी इस तरह की आवाज आती है, लेकिन आज इनमें से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, एकदम सुनसान। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उस दिन जैसे कि संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे को तो स्कूल बंद होता है सारा, कोई बच्चे होते नहीं है, कोई टीचर नहीं होता, तो स्कूल के आगे से गुजरो तो सन्नाटा ही नजर आएगा। तो उस दिन तो संडे नहीं था, लेकिन फिर भी उस दिन संडे जैसी शांति थी, एकदम चुपचाप। ऑल हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर सीट्स। उसने देखा, चुपके से गया अपनी क्लास के बैक में जो विंडो थी वहां वो गया चुपके से। तो वहां उसने देखा कि सारे बच्चे चुपचाप पहले से बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट्स पर। द टीचर मिस्टर हैमल जो टीचर थे उसके, वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। वो क्लास में बच्चों के आगे फ्रंट में इधर से उधर वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। एंड ही हैड हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उसके हाथ में वो जो रूलर वो जनरली वो रखते हैं बच्चों को स्कोल्ड करने के लिए, वो उनके हाथ में है। लिटिल फ्रेंच ओपन द डोर एंड वेंट इन। लिटिल फ्रेंच हिम्मत करके वहां पे जाते हैं। उनको लिटिल फ्रेंच ने सोच लिया कि भाई अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाना ही पड़ेगा, मेन डोर से ही जाना पड़ेगा, टीचर ऑलरेडी क्लास के अंदर है। तो वो किसी तरह से हिम्मत करके मेन गेट से अंदर एंट्री करता है। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। अब आप सोच सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि उसकी क्या हालत हुई होगी। वो लेट भी है, टीचर पहले से खड़े हुए, वहां पर सारी क्लास बैठी हुई है, तो डर तो है ही, तो वो डरा हुआ था। बट टू ही सरप्राइज मिस्टर हैमल सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। तो जैसे ही वो परमिशन लिया उसने अंदर जाने के लिए, तो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ कि जो वो डरा हुआ था, वो जो उसको मन में ये डर ये था कि जाते ही सबसे पहले मेरे को डांट पड़ेगी आज तो, लेकिन डांट नहीं पड़ी। और टीचर ने मिस्टर हैमल ने उसको बोला कि लिटिल फ्रेंच जल्दी से अपने जो प्लेस है वहां पर चुपचाप जाके बैठ जा। फ्रेंच सॉ दैट टीचर वाज इन वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेस। फ्रेंच ने देखा कि आज उसके टीचर मिस्टर हैमल ने सबसे बढ़िया ड्रेस जो वो जनरली पहनते हैं, वन ही वोर ओनली इन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। वो जनरली जो स्पेशल ओकेजन होता है स्कूल में, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, या कोई और इंस्पेक्शन हो, गवर्नमेंट की बोर्ड की इंस्पेक्शन टीम आती है, या और कोई ऐसे कोई ओकेजन हो, स्पेशल ओकेजन होता है, उस दिन वो जिस ड्रेस को पहनते थे वो ड्रेस उन्होंने आज पहन रखी थी। एंड एट द बैक ऑफ द क्लास, और क्लास में पीछे की जो बेंचेस थी, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली। और बड़ी
अजीब बात कि पीछे की बेंचेज पर गांव वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, विलेजर्स, वो बैठे हुए थे। आगे तो क्लास के बच्चे, और पीछे इस अपने गांव के जो विलेजर्स जो थे वो बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर आदमी सैड दिख रहा था। फ्रेंच वंडर्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। यू फ्रेंच को सरप्राइज हो रहा था कि ये सब क्या है, हो क्या रहा है। ये सब कुछ उदास है, शांत है, कोई बोल नहीं रहा है, विलेजर्स पीछे बैठे हुए हैं, क्या है ये सब। मिस्टर हैमल बिगेन इन वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन। फिर मिस्टर हैमल ने शुरू करते हैं अपनी थोड़ी भारी आवाज में, माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव। आज मेरा ये जो मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूं, ये मेरा आज आखिरी लेसन होगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सैक एंड लॉरेन। आज मेरा ये आखिरी लेसन है, क्योंकि बर्लिन से, जो जर्मनी की कैपिटल सिटी है, बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि आज के बाद, कल से यहां पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्योंकि जर्मन जो पर्शियन फोर्सेस थे, जिसमें जर्मनी भी शामिल था उस ग्रुप में, तो जर्मन लैंग्वेज ही वहां पढ़ाई जाएगी। जर्मन्स ने ऑर्डर निकाल दिया था, जर्मन गवर्नमेंट ने, बर्लिन गवर्नमेंट ने, कि ये जो सिटी है इनको कैप्चर कर लिया, अब वहां पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपके जर्मन पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, कल वो आएंगे। एंड दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज आपको जर्मनी सीखने के लिए आखिरी डे है, आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप बड़े ध्यान से सुने। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल फ्रेंच बिगेन टू फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग सीरियस इन हिज लेसन। आज लिटिल फ्रेंच, जैसे उसने बोला, ये जो शब्द बोले कि आज आखिरी लेसन है और इसके बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, तो फ्रेंच तो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। और उसको सारी बात समझ में आ गई मनी मन में। ये पीछे जो ये ओल्ड जो पर्सन जो बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हैं, उसको समझ आ गया था। उसको समझ आ गया कि ये लोग आज, क्योंकि सर का आखिरी दिन है, इसलिए इनको गुड बाय कहने के लिए आए, फेयरवेल देने के लिए आए। उसको ये भी समझ में आ गया था कि वहां पे बुलेटिन बोर्ड के आगे वहां पे भीड़ क्यों लगी हुई थी। उसको ये भी समझ में आ गया था आज चुपचाप सारे दुखी क्यों बैठे हुए हैं। सब कुछ उसके दिमाग में क्लियर हो चुका था। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल फ्रेंच बिगेन टू फील सॉरी। पहली बार आज फ्रेंच को थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है, नॉट बीइंग सीरियस इन हिज लेसन्स, कि मैंने यार क्यों नहीं अपनी लैंग्वेज फ्रेंच को सीखने की कोशिश करी, क्यों नहीं मैं सीरियस था। और आज तो देखो, फ्रेंच सीखने का आज के बाद तो मौका ही नहीं है, फ्रेंच सीखने ही नहीं पड़ेगी, हम सीख ही नहीं पाएंगे। He was also said that he would never see Mr. Hamel again. और उसको इस बात का भी दुख था कि आज के बाद मिस्टर हैमल मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे। He forgot all about his ruler and cranky nature. जो मिस्टर हैमल उसको थोड़े से क्रैंकी नजर आते थे, सख्त नजर आते थे, स्ट्रिक्ट नेचर के जो नजर आते थे, वो सब कुछ भूल गया। वो आज उसको काफी इमोशनल हो रहा है मनी मन में, और मन में यही है कि कल से मेरे सर मुझे दिखाई नहीं देंगे। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड व्हाई मिस्टर हैमल वाज इन हिज बेस्ट ड्रेस। तो वो ये भी समझ में आ गया, उसको सारी बात क्लियर हो गई कि आज सर ने क्यों सबसे बढ़िया ड्रेस पहन रखी है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर। ये भी समझ में आ गया कि पीछे लोग क्यों बैठे हुए हैं, और क्योंकि सभी लोग जो 40 ईयर्स 40 साल तक जो मिस्टर हैमल ने इस स्कूल को, गांव वालों को, लोगों को सिखाया, अपनी सर्विस दी है, वो भी फेथफुल सर्विस, उसकी रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। उसको एक तरह से अपना वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए, फेयरवेल देने के लिए, उनको ये विश करने के लिए
कि आप थैंक यू बोलने के लिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 40 साल तक इस स्कूल में सेवा दी है, हम लोगों को पढ़ाया, हमारे बच्चों को पढ़ाया और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया। मिस्टर हेमल आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। अब क्योंकि एक दिन पहले होमवर्क तो सबको दे ही दिया था, तो आज वो होमवर्क के बारे में तो पूछना ही था। तो मिस्टर हेमल ने फ्रेंच से कहा कि चलो बताओ, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स रिसाइट करो, बताओ। फ्रेंच गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट। फ्रेंच खड़ा हुआ और पहले ही एक शब्द भी नहीं बोल पाया और वो तो कंफ्यूज हो गया, चुप हो गया। बट मिस्टर हेमल डिड नॉट स्कोल्ड, लेकिन फिर भी मिस्टर हेमल ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा। ही ओनली सेड, मिस्टर हेमल ने सिर्फ इतना सा ही कहा, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। आप अपने आप को फ्रेंच बोलते हो, फ्रेंच मैन बोलते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। आप ना तो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज को लिख सकते हो, ना आप अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सही बोल सकते हो। जब आप आपकी लैंग्वेज को सही लिख नहीं सकते, आप अपनी लैंग्वेज को सही बोल नहीं सकते, तो कैसे कह सकते हो कि आप फ्रेंच हो, आप फ्रेंच मैन हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल फ्रेंच। लेकिन सिर्फ आपकी ही सारी गलती नहीं है फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू अप्रोच आवरसेल्व्स। हम सबको अपने आप को देखने की जरूरत है। हमारा जो जो नेचर रहा है, जो हमारी जो अप्रोच रही है अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। देन ही स्पोक इन डिटेल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर मिस्टर हेमल ने ये कह करके फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में डिटेल से बताना चालू किया, उसकी इंपॉर्टेंस ही बताने की कोशिश की, एंड सेड दैट इट वाज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा फ्रेंच जो लैंग्वेज है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। मिस्टर हेमल ओपनड ए ग्रामर एंड गेव हिज लास्ट लेसन टू द क्लास। उसके बाद मिस्टर हेमल ने ग्रामर की बुक खोली और अपना जो लेसन उस दिन का था वो पढ़ाया। लिटिल फ्रेंच वाज अमेज्ड टू सी दैट ही अंडरस्टूड एवरी वर्ड ऑफ इट। डियर स्टूडेंट्स, उस दिन जो फ्रेंच ने महसूस किया कि उसको एक एक शब्द समझ में आ गया था, जो मिस्टर हेमल ने पढ़ाया था एक एक शब्द समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि उस दिन वो पूरी तरह से अटेंटिव था, पूरा ध्यान उसका जो था वो टीचर जो पढ़ा रहा था उसको सुनने में था, समझने में था। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तरह से यहां पे आपको ये भी सीखने को मिलता है कि जब हम पूरी तरह से अटेंटिव रहते हैं, स्टूडेंट अगर पूरी तरह से क्लास में अटेंटिव है सब सुनने और समझने में, तो मुश्किल चीज भी उसको समझ में आ सकती है। और यही फ्रेंच के साथ में हुआ। जो फ्रेंच ध्यान ही नहीं देता था, जो केयरलेस था, जो हमेशा ये सोचता था कि ठीक है बाद में सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे, जो हर चीज को पोस्टपोन करता था, उसको कभी समझ में नहीं आते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कभी कोई ग्रामर के रूल समझ में नहीं आते थे, लेकिन और हमेशा वो डिफिकल्ट समझता था। लेकिन आज उसको हर चीज क्लियरली समझ में आई। मिस्टर हेमल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ग्रेट पैसेज। मिस्टर हेमल ने भी हर चीज को बड़े पेशेंस के साथ में एक एक चीज को समझाया। आफ्टर द ग्रामर ही गेव ए प्रैक्टिस ऑफ इन राइटिंग। फिर उसने कुछ लिखने की प्रैक्टिस करवाई। वाइल द स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर राइटिंग। जब स्टूडेंट सारे लिखने में बिजी थे, मिस्टर हेमल गेज्ड एट एवरीथिंग इन द लिटिल क्लास। तो मिस्टर हेमल, क्योंकि उनके मन में ये था कि ये मेरा आखिरी दिन है इस स्कूल में, इस क्लास में, इसलिए वो क्लास में चारों तरफ घूर रहे थे, देख रहे थे, हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। शायद उनके मन में ये था कि ये आज आखिरी समय है जब मैं इनको देख पा रहा हूँ। इट वॉज एज इफ ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड। और वो चाह रहे थे शायद कि हर चीज की इमेज उनके दिमाग में फिक्स करके, जैसे कैमरे से कैप्चर कर लेते हैं ना, इस तरह से हर चीज की इमेज वो अपने माइंड में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू थिंक दैट ही वाज टू लीव इट ऑल। और हो सकता है, सच है
कि ये उनका दिल टूट रहा होगा, कितने दिल से परेशान होंगे कि इन सब चीजों को उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। ऑल एट वंस, तुरंत, इतना सब कुछ हो ही रहा था। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इतने में ही जो चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बज जाते हैं, और जब 12 बजे तभी वहां से वो स्ट्रक होने की आवाज सुनाई देती है कि 12 बज चुके हैं। द साउंड्स ऑफ द मिड डे प्रेयर वर हर्ड, और मिड डे जो प्रेयर 12 बजे जो क्रिश्चियन लोग जो मिड डे प्रेयर करते हैं वो उसका सिग्नल उनको सुनने में आता है और वहां पर सुनाई देती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल वर हर्ड, और उसी समय जो पर्शियन फोर्सेस थे जो ड्रिलिंग करके वापस जो लौट रहे थे तो उनके ट्रम्पेट्स की आवाज भी सुनाई दी। मिस्टर हैमल स्टूड अप टू से समथिंग, मिस्टर हैमल फिर खड़े हुए कुछ कहने के लिए, बट कुड नॉट, लेकिन वो इतने इमोशनल हो चुके थे कि वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, उनके मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं पा रहे थे इमोशनल होने की वजह से। ही वॉज चॉक्ड विद इमोशंस, ही टूक ए पीस ऑफ चॉक, और जब वो कुछ बोल नहीं पाए तो उन्होंने फिर एक चौक का पीस उठाया एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया एज लार्ज एज ही कुड, इतने बड़े बड़े अल्फाबेट्स में लिखा जितना वो लिख सकते थे। और उन्होंने क्या लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस, जैसे हम बोलते हैं ना, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदी जिंदाबाद, ऐसे ही उन्होंने लॉन्ग लिव फ्रांस लिखा वहां पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी काफी इमोशनल स्टोरी, एक ऐसे टीचर की स्टोरी जिसने 40 ईयर 40 साल तक वहां पे सिखाया, और उसके बाद उसको ऑर्डर मिलता है अचानक से कि आपको अब सिखाने की जरूरत नहीं है, फ्रेंच यहाँ पे सिखाई नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रेंच अब वो जो सिटी है, वो जो शहर है, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट ऑल्सेक और लॉरेन, वो फ्रांस के रहे ही नहीं, वो जर्मन उसमें आ चुके हैं, टेरिटरी में जर्मन लैंग्वेज वहां पर सिखाई जाएगी। सोचिए उन लोगों का वो टीचर के मन में क्या गुजरी होगी, उन जो लोग हैं वहां के रेजिडेंट्स, उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे को अब आपने समझा, तो अब इसका मेन जो स्टोरी, क्यों ये इस स्टोरी को आपके सिलेबस में डाला गया है, क्या इंपॉर्टेंस ये हिस्ट्री का है, ये 1870 की एक उस टाइम की एक टीचर को, लेकिन क्यों क्यों आपके क्या इंपॉर्टेंस ये आपके सिलेबस में डालने का मकसद क्या है, क्या सीखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो थीम मेन है वो है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो लैंग्वेज होती है, वही हमारी पहचान होती है। हमें हमारी लैंग्वेज को जरूर सीखना चाहिए, और हर हाल में हमें आनी ही आनी चाहिए। अगर हमारी लैंग्वेज हमें आती है तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि यस, हम इस देश के वासी हैं, क्योंकि मैं मेरे मदर टंग, मेरी मातृभाषा को लिख सकता हूं, बोल सकता हूं। क्योंकि जो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, जितने नेचुरल वे में हमारे दिल से निकलती है, और जितने अच्छी तरीके से दुनिया की थिंग्स एंड थॉट्स को वो हम समझ सकते हैं अपनी मदर टंग में, और किसी लैंग्वेज में नहीं समझ सकते। तो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मदर टंग होती है, वही इसमें बताया गया है कि जो मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज जो उनकी थी, जो वो सिखा रहे थे, बच्चे उसको इग्नोर कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और एक दिन ऐसा आ गया कि उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, और अब वो दूसरे देश के कब्जे में आ गए। अब आप सोचो, वो अपनी लैंग्वेज को जब लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कैसे कह सकते हैं उनसे कि हम उस देश के हैं, हमको आजाद कर दो। नो, पैट्रियटिज्म, यही देशभक्ति होती है। अपने देश, अपनी कंट्री के लिए पैट्रियटिज्म की भावना होनी चाहिए। तो लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए, उसके जो कल्चर है उसको अपनाना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें एजुकेशन को हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। द स्टोरी हाईलाइट्स दैट लैंग्वेज इज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम। अगर लैंग्वेज हमें आती है तो एक तरह से ये मान के चलो कि हमारी आजादी निश्चित है, पक्की है।
क्योंकि जो लैंग्वेज हमें हमारे देश की आती है, हम नेचुरली उस देश को बिलोंग करते हैं। अगर कोई बदकिस्मती से कोई हमें किसी तरह से कैप्चर कर लेता है हमारे एरिया को, तभी भी हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि देखिए हम हमारे उस देश के रहने वाले हैं, हमारी लैंग्वेज ये है, हमारी मातृभाषा ये है, हम यहाँ नहीं रहेंगे और हम कभी ना कभी आजाद जरूर होंगे। अगर कोशिश करेंगे तो आजाद होंगे। जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे, ऐसे ही हम लोग अगर अपनी लैंग्वेज हमें आती है, हमारे मन में, हमारे दिल में हमारी मातृभाषा है, तो एक तरह से ये पहचान है आजादी के लिए, एक तरह से टोकन है, ये एक इंपॉर्टेंस है कि डेफिनेटली कभी ना कभी हम जरूर आजाद हो जाते हैं। एंड इट्स वैल्यू इज ट्रूली अंडरस्टूड ओनली व्हेन इट इज लॉस्ट। और जब इसकी वास्तव में हमारी मातृभाषा की जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, हमको तब समझ आता है जब ये हमारे से दूर हो जाती है। जैसे उन ऑल्सेक और लॉरेन के लोग जो थे उनके साथ हुआ, वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं थे फ्रेंच लैंग्वेज की, वो अपनी मातृभाषा की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे। 40 साल से वो सिखाते आ रहे थे मिस्टर हैमल, लेकिन इग्नोर करते थे बच्चे, पोस्टपोन करते थे, बाद में सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे। और जब आखिरी दिन आ गया, लास्ट डे आ गया, जब उनको सीखने की जरूरत नहीं थी, तब उनको पता चली अरे हम तो सीख ही नहीं पाए, हमको तो हमारी लैंग्वेज लिखना नहीं आता है, अच्छी तरह से बोलना नहीं आता। तो अब आप सोचिए वो कैसे कह पाएंगे जर्मन लोगों से कि हम तो फ्रेंच के हैं, हमारी ये भाषा है, हम वापस अपने देश में जाना चाहते हैं। नहीं कह सकते थे। ये इस स्टोरी से हमको सीखने को मिलता है कि हमारी जो मदर टंग है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन कितनी जरूरत इंपॉर्टेंट है, पैट्रियटिज्म कितनी नेसेसिटी है, कितनी जरूरत होती है पैट्रियटिज्म। तो ये दीज ऑल थिंग्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी माय डियर फ्रेंड्स, ये इस लेसन है, यही इसके थीम है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, पैट्रियटिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब आपने स्टोरी को समझ लिया, मैं समझता हूं कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर से किस तरह की क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, वो बहुत जरूरी है ना। और कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, आने वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सही तरीके से आंसर को लिखना। आंसर कैसे लिखा जाए, किस तरीके से लिखा जाए कि बोर्ड में जो इवेल्युएटर्स हैं वो हमको फुल मार्क्स अवार्ड करें। डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट जो होते हैं स्टोरी के, वो स्टूडेंट्स मेहनत करके सीख लेते हैं और आंसर भी वो लिख ही देते हैं, कंटेंट भी सही लिख देते हैं, फिर भी उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो इवेल्युएटर्स होते हैं, मैं भी बहुत सालों से लगातार बोर्ड के जो एग्जाम में जो कॉपीज जो होती हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए जाता हूं, हमारी ड्यूटी लगती है वहां पर। तो हम जो आंसर चेक करते हैं, हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के बेस पर चेक की जाती है कॉपीज। आंसर को पैरामीटर के बेस पर, आपका सिर्फ कंटेंट सही है, इस बेस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी चीज चेक की जाती है, वो सारे पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से आपको आंसर सही लिखना चाहिए ताकि आपका बिल्कुल 0.5 मार्क्स भी ना कटे। ये सारी चीज मैं आपको, अगला जो वीडियो है वो सिर्फ इसी बात के लिए होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है जो आगे आ सकते हैं, अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हाउ टू राइट आंसर, ये सारी चीजें मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया है उनसे, जिन्होंने कर दिया उनका तो बहुत बहुत थैंक यू, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने नहीं किया वो जरूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो वीडियो में अपलोड करूंगा वो इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका बेनिफिट उठाएं, है ना। तो इस प्रॉमिस के साथ बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने ये पूरा
वीडियो सुना, समझा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।